हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर थर्ड के अंदर अपन यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको इंटरफेरेंस में बताया था कला संबद्ध स्रोत या कला असंबद्ध स्रोत, यानी प्रकाश स्रोत बताए थे। और प्रकाश स्रोत अपने लिए व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए कला संबद्ध होने चाहिए। तो संबद्धता के आधार पर प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कोहेरेंट लाइट सोर्स, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत, और दूसरे बताए थे मैंने आपको इनकोहेरेंट लाइट सोर्स, कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत। यानी कला संबद्ध प्रकाश स्रोत और कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत, इनकी मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको। कला संबद्ध प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जिनसे क्या होगा, उत्सर्जित प्रकाश में क्या हो बच्चों, निश्चित कलांतर हो या कलांतर का मान समय के साथ परिवर्तित न हो, यानी नियत रहे। कलांतर का मान क्या रहे, नियत, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। और जिनमें समय के साथ कलांतर का मान परिवर्तित हो जाए ऐसे प्रकाश स्रोत कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। कैसे प्राप्त किए जाते हैं, वास्तविकता में होता है या नहीं होता है, ये मैंने आपको कल सब डिफाइन कर दिया था। अब मैं आज आपको बताऊंगा कला संबद्धता भी आगे दो प्रकार की होती है। कला संबद्धता का जो गुण है, देखो कला संबद्धता का मतलब आप समझ रहे होंगे। कला संबद्धता का मतलब यही है कि जिन स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर का मान क्या रहे, नियत रहे, समय के साथ परिवर्तित न हो, इस गुण को क्या कहते हैं, कला संबद्धता कहते हैं। और कला संबद्धता भी दो प्रकार की होती है। एक होती है बच्चों टेम्पोरल, यानी कालिक कला संबद्धता, कालिक कला संबद्धता। और दूसरी होती है बच्चों स्थानिक कला संबद्धता। कालिक कला संबद्धता, इसके नाम से पता लग रहा है ये कला संबद्धता काल से, समय से रिलेटेड होती है। किससे संबंधित होती है, समय से। यानी निश्चित समय के लिए ही तरंगों के मध्य इसमें क्या होता है, कलांतर नियत होता है। इसमें क्या होगा बच्चों, ये समय से संबंधित होती है। यानी निश्चित समय के अंदर, निश्चित समय के भीतर ही तरंगों के मध्य कला संबद्धता पाई जाती है। इसे कालिक कला संबद्धता कहेंगे। और दूसरी होती है स्पेशियल, स्पेशियल मतलब स्थान से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड। स्पेस से रिलेटेड मतलब स्थानिक कला संबद्धता, ये रिलेटेड होगी संबंधित स्थान से। यानी ये क्या होगी बच्चों, निश्चित दूरी के भीतर ही तरंगों के मध्य क्या होती है, कला संबद्धता। तो ऐसी कला संबद्धता को अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपन स्थानिक कला संबद्धता। अब इन दोनों को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले कालिक कला संबद्धता। कालिक कला संबद्धता, टेम्पोरल कोहेरेंस, यानी कालिक कला संबद्धता या टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होता है बच्चों। देखो मैंने बताया ये कला संबद्धता किससे, काल से रिलेटेड होगी, समय से रिलेटेड होगी। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करता हूँ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स क्या होता है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। एक वर्णी प्रकाश स्रोत। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा साधारण प्रकाश स्रोत या बहुवर्णी प्रकाश स्रोत। तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत होते हैं जिनसे उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य का मान नियत हो, या वे प्रकाश स्रोत जो एक ही तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करें क्या कहलाते हैं, एक वर्णी प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे एक ही तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित हो, एक ही तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित हो, एक वर्णी
प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। एक वर्णी प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। देखिए, यानी जिनमें क्या हो, परास का मान, यानी तरंग दैर्घ्य परास 0 हो। तरंग दैर्घ्य परास का मतलब होता है रेंज, और रेंज का मतलब होता है न्यूनतम से उच्चतम का, या उच्चतम जो तरंग दैर्घ्य है और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य का अंतर क्या कहलाएगा बच्चों? परास कहलाएगी, तरंग दैर्घ्य परास। अब इसमें जब एक ही तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा तो तरंग दैर्घ्य प्रकाश का मान तो इसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें तरंग दैर्घ्य प्रकाश का मान क्या होगा? 0 होगा। जबकि साधारण प्रकाश स्रोत में क्या होता है, इनसे अलग अलग तरंग दैर्घ्यों के, कई तरंग दैर्घ्यों के प्रकाश उत्सर्जित होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं अपन? साधारण प्रकाश स्रोत कहते हैं, या नॉर्मल प्रकाश स्रोत कहते हैं, या बहुवर्णी प्रकाश स्रोत भी इन्हें कहते हैं। अब देखिए, एक वर्णी प्रकाश स्रोत की अपन बात करें तो इसमें एक ही तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा, और इसे क्या कहेंगे अपन बच्चों? मोनोक्रोमेटिक या एक वर्णी प्रकाश स्रोत कहेंगे। इस प्रकार की तरंग की लंबाई जो एक वर्णी प्रकाश स्रोत से, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंग अनंत लंबाई की ज्यावक्रीय तरंग के रूप में बनती है, या ज्यावक्रीय तरंग बनती है। एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंग की बात करें तो ये कैसी बनेगी बच्चों? एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंग अनंत लंबाई की ज्यावक्रीय तरंग बनती है, या अनंत लंबाई की ज्यावक्रीय तरंग के द्वारा इसको अपन दर्शा सकते हैं। यानी इसको अपन एक वर्णी प्रकाश स्रोत की जो तरंग दैर्घ्य होगी उसको अपन कैसे दर्शाएंगे? एक अनंत लंबाई की ज्यावक्रीय तरंग के रूप में से दर्शा सकते हैं। और इसको दर्शाने के लिए जैसे इस प्रकार से अनंत लंबाई की ज्यावक्रीय तरंग को अपन दर्शा सकते हैं। और ये किससे निकलेगी बच्चों? ये तरंग उत्सर्जित होगी एक वर्णी प्रकाश से। एक वर्णी प्रकाश से इस प्रकार की तरंग उत्सर्जित होगी। अब मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ आपको, इसको धीरे धीरे अपन लॉजिक पे लाएंगे, क्योंकि जो अपन पढ़ रहे हैं क्या है? कालिक कला संबद्धता। तो ये वास्तविकता, अब मैं जब किसी एक वर्णी प्रकाश स्रोत की बात करूँ तो ऐसा होता है, लेकिन जब अपन साधारण प्रकाश स्रोत की बात करेंगे तो वहाँ ये तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत में हुआ। अब बात करते हैं अपन साधारण प्रकाश स्रोत की। साधारण प्रकाश स्रोत में क्या होता है बच्चों? साधारण प्रकाश स्रोत में करोड़ों परमाणु, यानी बहुत अधिक संख्या में परमाणु क्या होता है, अपने निम्न ऊर्जा स्तर से ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, और उच्च ऊर्जा स्तर से क्या करते हैं? करोड़ों परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं। और जैसे जैसे परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएंगे तो वहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, यानी वहाँ से तरंग निकलेगी। और जब वहाँ से तरंग निकलती है, या ये उत्सर्जन जो होता है, यानी परमाणु साधारण प्रकाश स्रोत से जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वो कैसे आता है? वो कैसे आता है? वो रैंडमली आता है, यानी उसका फिक्स नहीं होता है, वो रैंडमली वहाँ से उत्सर्जन होता है। तो रैंडमली ही क्या होंगी? तरंगें उत्सर्जित होंगी। और जो रैंडमली तरंगें उत्सर्जित होंगी उनके मध्य इस प्रकार से कोई कला संबद्धता नहीं होगी। लेकिन एक निश्चित समय के लिए देखें तो एक अल्प समय के लिए जो परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में जाएगा तब जो तरंगें उत्सर्जित होंगी उनमें एक अल्प समय के लिए, निश्चित समय के लिए उन उत्सर्जित तरंगों का ज्यावक्रीय रूप होता है। जो साधारण प्रकाश स्रोत से अपन बात करें तो वहाँ से जो तरंगें उत्सर्जित होंगी उन तरंगों का एक अल्पकाल के लिए, एक निश्चित समय के लिए रूप कैसा होता है? ज्यावक्रीय रूप होता है। यानी इतने समय के लिए वो क्या होती हैं बच्चों? वो भी कला संबद्ध होंगी अल्प समय के लिए। किसी भी साधारण स्रोत में प्रकाश उत्सर्जन का कारण प्रकाश स्रोत के करोड़ों परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के उत्तेजित अवस्था से
उत्तेजित अवस्था से अपनी मूल अवस्था में आना होता है। यानी कब उत्सर्जन होगा इलेक्ट्रॉनों का? जब परमाणु अपनी उत्तेजित अवस्था से किस में आएगा? अपनी मूल अवस्था में। और ये उत्सर्जन आप जानते हो कितने समय में होता है? उत्सर्जन होता है बहुत ही कम समय में, यानी ये संक्रमण लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड में होता है। और इस उत्सर्जन द्वारा प्रत्येक परमाणु इस समय में एक प्रकाश तरंग संचरित करता है। इस प्रकार अन्य उत्सर्जन से भी इतने ही कम समय में दूसरी प्रकाश तरंग, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार से तरंगें उत्सर्जित होती हैं। यानी मैं कह रहा हूँ कोई साधारण प्रकाश स्रोत की अपन बात करें तो साधारण प्रकाश स्रोत में क्या होता है बच्चों? साधारण प्रकाश स्रोत में परमाणु कहाँ से बच्चों? अपनी उच्च अवस्था से। उच्च अवस्था से मतलब उत्तेजित अवस्था से। उत्तेजित अवस्था से किस में आता है? अपनी मूल अवस्था में। और जब उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आता है तो क्या होती है? तरंग उत्सर्जित होती है। तरंग उत्सर्जित होती है। और इस उत्सर्जन में कितना समय लगता है बच्चों? 10⁻⁻8 सेकेंड, लगभग इतना समय इस उत्सर्जन की क्रिया में लगता है। इस प्रकार से करोड़ों परमाणु हैं, तो ये रैंडमली कभी कोई सा इस प्रकार से आता रहता है। और इतने कम समय में पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से ये तरंगें क्या होती रहती हैं? उत्सर्जित होती रहती हैं। अब इन तरंगों में विभिन्न परमाणुओं से प्राप्त प्रकाश तरंगों में परस्पर कोई कला संबद्धता नहीं होती है, क्योंकि जो साधारण प्रकाश से उत्सर्जन की प्रक्रिया है, साधारण प्रकाश से उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है बच्चों? यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक होती है। अतः इनसे उत्सर्जित तरंगों में परस्पर कोई कला संबद्धता नहीं होती है। परस्पर कोई कला संबद्धता नहीं होती है। लेकिन मैंने आपको साथ ही ये बताया कि इसमें से जो तरंगें उत्सर्जित होती हैं और वो क्या होती हैं बच्चों? तरंग स्पंदों में किसी औसत समय डेल्टी के लिए उनका रूप कैसा रहता है? ज्यावक्रीय रहता है। और इसके बाद अचानक रूप से ये तरंगें क्या होती हैं? कला परिवर्तित, इन तरंगों की कला परिवर्तित हो जाती है। और इस कला परिवर्तन का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यानी इस प्रकार से ये जो तरंगें उत्सर्जित होंगी, इनका इस प्रकार से ये क्या होंगी बच्चों? ज्यावक्रीय रूप रहेगा। कितने समय के लिए? माना ये पहली तरंग का Δt1 समय के लिए ज्यावक्रीय रूप है, दूसरी तरंग का Δt2 समय के लिए, Δt3 समय के लिए, Δt4 समय के लिए, या मैं कहूँ औसत Δt समय के लिए, Δt समय के लिए ये तरंग कैसी रहती हैं? ज्यावक्रीय तरंगों के रूप में ये तरंग रहती हैं। यानी जब साधारण प्रकाश स्रोत से तरंगें उत्सर्जित होती हैं तो 10⁻⁸ सेकंड के अंदर उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, यादृच्छिक रूप से होती है। और इसके बाद जो तरंगें उत्सर्जित होंगी इनमें कोई कला संबद्धता नहीं होगी। और ये 10⁻⁸ सेकंड के बाद यादृच्छिक रूप से ये प्रक्रिया इनमें चलती रहेगी। यानी एक उत्सर्जन हो गया, उसके बाद दूसरे होने में कितना लगेगा? 10⁻⁸ सेकंड। लेकिन ये तो एक में लगेगा। अब ऐसे तो हजारों करोड़ों परमाणु हैं, हजारों लाखों करोड़ों परमाणु हैं जो उत्तेजित अवस्था से
किस में आएंगे, अपनी मूल अवस्था में, ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो उत्तेजित अवस्था से जब मूल अवस्था में आएंगे तो उस स्थिति में यादृच्छिक रूप से तरंगों का क्या होता रहेगा, उत्सर्जन होता रहेगा। और ये तरंगें यादृच्छिक रूप से उत्सर्जित होती रहेंगी। तो इस स्थिति में ये यादृच्छिक तरंगों के मध्य कोई परस्पर कला संबद्धता नहीं होती है। लेकिन एक औसत समय डेल्टी के लिए ये तरंगें अपना कैसा ज्यावक्रीय रूप बनाती हैं, ये तरंग स्पंदों का ज्यावक्रीय रूप बनता है। जैसा कि अपन किसमें, मैंने आपको ये डायग्राम में बनाया है, औसत समय डेल्टी के लिए ये अपना ज्यावक्रीय रूप बनाती हैं और इतने समय के लिए ही क्या होती है, इनमें कला संबद्धता होती है। इसके बाद अचानक या यादृच्छिक रूप से इनके कला में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और इनकी कला में परिवर्तन का पूर्व अनुमान लगाना संभव नहीं होता है। यादृच्छिक रूप से कला में परिवर्तन होता है और इस कला परिवर्तन में पूर्व अनुमान लगाना संभव नहीं होता है। यानी उत्सर्जित तरंग स्पंदों में केवल डेल्टी समय के लिए ही इनमें क्या होती है बच्चों, कला संबद्धता होती है। इसलिए इस समय डेल्टी को क्या कहते हैं, केवल डेल्टी समय के लिए ही क्या होगी, इसमें कला संबद्धता होगी। इसलिए इस डेल्टी समय को क्या कहते हैं बच्चों, संबद्धता काल कहते हैं। क्या कहते हैं, संबद्धता काल। यानी जितने समय के लिए प्रकाश तरंगों में कला संबद्धता होती है उस समय को क्या कहते हैं, संबद्धता काल कहते हैं। जितने समय के लिए, जितने अल्प समय के लिए प्रकाश तरंगों के मध्य कला संबद्धता संभव होती है उसको, उस समय को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संबद्धता काल कहते हैं, कोहेरेंट टाइम कहते हैं। और इस संबद्धता काल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, संबद्धता लंबाई। इसको क्या कहते हैं, संबद्धता यानी कोहेरेंट लेंथ। और ये क्या होगा बच्चों, कोहेरेंट टाइम, संबद्धता काल। जितने समय के लिए तरंगों के मध्य कला संबद्धता संभव होगी उसे क्या कहेंगे, संबद्धता काल कहेंगे। और संबद्धता काल में जो चली गई दूरी होगी या तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, उसे कहेंगे अपन संबद्धता लंबाई। और इस प्रकार की संबद्धता को क्या कहते हैं बच्चों, कालिक कला संबद्धता कहते हैं। इस प्रकार की संबद्धता को कालिक कला संबद्धता कहते हैं। और इस संबद्धता काल में प्रकाश तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, संबद्धता लंबाई। संबद्धता काल में प्रकाश तरंग द्वारा तय की गई दूरी संबद्धता लंबाई यानी कोहेरेंट लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, ये जो अपना अल्प समय होगा संबद्धता काल, जिसमें तरंगों के मध्य क्या होगी, संबद्धता होगी, वो कालिक क्या कहलाएगा, संबद्धता काल। और इस संबद्धता काल में तरंग को द्वारा तय की गई दूरी को अपन क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपन संबद्धता लंबाई कहते हैं। और संबद्धता लंबाई का अपन मान ज्ञात करें तो क्या होगा बच्चों, संबद्धता लंबाई L इक्वल टू क्या होगा, L इक्वल टू होगा, देखो तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा, प्रकाश का वेग c। और अपन जानते हैं वेग बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या होगा, वेग इंटू समय, यानी वेग c और समय कितना है, डेल t। यानी संबद्धता लंबाई L इक्वल टू क्या हो जाएगा, c डेल t होता है। ये अपना क्या है बच्चों, ये है अपनी कालिक कला संबद्धता। अब कालिक कला संबद्धता अपन ने पढ़ी। इस कालिक कला संबद्धता में अपन ने मुख्य परिभाषाएं, सबसे पहली साधारण प्रकाश स्रोत और एक वर्णी प्रकाश स्रोत। एक वर्णी प्रकाश स्रोत क्या होता है बच्चों, एक वर्णी प्रकाश स्रोत ऐसा प्रकाश स्रोत होता है जिससे उत्सर्जित प्रकाश की
तरंग दैर्घ्य नियत हो, यानी केवल एक ही तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करे, यानी जिनमें तरंग दैर्घ्य परास का मान क्या हो 0। हालांकि वास्तविकता में तरंग कोई भी अपन एक वर्णी प्रकाश स्रोत लें तो उसका भी 0.06 तो होता ही है तरंग दैर्घ्य का मान, तरंग दैर्घ्य परास का मान। लेकिन अपन शुद्ध मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की बात करें एक वर्णी प्रकाश स्रोत की, तो वह ऐसा होना चाहिए जिससे केवल एक ही तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित हो, यानी उसमें परास नहीं हो। परास का मतलब होता है उसका उच्चतम मान और निम्नतम मान। तो जब उच्चतम और निम्नतम एक ही है तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा भाई, परास का मतलब रेंज का मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी उच्चतम से निम्नतम या निम्नतम से उच्चतम। तो निम्नतम और उच्चतम का जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या होगा, उसका रेंज होगा, परास होगा। और यहाँ बच्चों जब उच्चतम और निम्नतम होता ही नहीं है, केवल एक ही तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होता है, एक ही प्रकार की तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो परास का मान क्या होगा 0। ऐसे को अपन क्या कहेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स या एक वर्णी प्रकाश स्रोत। साधारण प्रकाश स्रोत मैंने बताया, साधारण प्रकाश स्रोत से उत्सर्जन का कारण मैंने बताया कि करोड़ों परमाणु अपनी उत्तेजित अवस्था से किस में आते हैं, मूल ऊर्जा स्तर में आते हैं। और जब ये अपनी उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आते हैं तो क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, उत्सर्जन होता है, और इस उत्सर्जन में लगभग 10⁻⁸ सेकंड का समय लगता है। इस प्रकार से जैसे सबसे पहली तरंग उत्सर्जित हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से तरंगें उत्सर्जित होती हैं। अब इन तरंगों को अपन देखें तो एक अल्प समय के लिए, औसत ΔT समय के लिए इनमें एक ज्यावक्रीय रूप बनता है। एक वर्णी प्रकाश स्रोत में क्या होगा बच्चों, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंग क्या होगी, अनंत लंबाई की ज्यावक्रीय तरंग बनेगी। लेकिन साधारण प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंग क्या होंगी, एक अल्प समय, एक निश्चित समय ΔT के लिए क्या होती है, ज्यावक्रीय रूप, यानी केवल उस अल्प समय के लिए ही इनमें क्या होती है, कला संबद्धता। पूरे समय के लिए साधारण प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगों के मध्य कोई कला संबद्धता नहीं होती है, क्योंकि इनके कलांतर में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, और कला में परिवर्तन का पूर्व अनुमान भी इसमें नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें अल्प समय या औसत ΔT समय के लिए कैसा रूप बनता है, इनका ज्यावक्रीय रूप बनता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि औसत समय ΔT के लिए ये कैसी तरंग बनती है बच्चों, औसत समय ΔT के लिए ये ज्यावक्रीय तरंग बनती है, यानी ये कैसी होंगी, कोहेरेंट मतलब कला संबद्ध होंगी। तो इस औसत समय ΔT को ही क्या कहते हैं, संबद्धता काल, क्या कहते हैं, संबद्धता काल, कोहेरेंट टाइम कहते हैं। और इस संबद्धता काल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, इस संबद्धता काल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी या चली गई दूरी को संबद्धता लंबाई कहते हैं। और संबद्धता लंबाई का मान अपन ज्ञात करते हैं L = c × ΔT, जहाँ c क्या है बच्चों, c है प्रकाश का वेग। इस प्रकार से अपन L = c × ΔT के द्वारा अपन क्या ज्ञात करते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं, संबद्धता लंबाई का मान ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी संबद्धता है, दूसरे प्रकार की कला संबद्धता है, वो है स्थानिक कला संबद्धता। स्थानिक कला संबद्धता को अपन इससे अगली क्लास में समझेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।